हेलो दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आपके सामने महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हूं। आज हम पढ़ेंगे अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। और साथ ही जो अपना क्विज कंपटीशन है उसके 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आपको वीडियो के दौरान बताए जाएंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत हम जब पढ़ें तो ध्यान रखिएगा कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है कि दोनों में फर्स्ट बार तो क्या होता है कि संविधान को प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है और प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया जाता है। फिर दूसरी बार क्या होता है, उस प्रस्ताव की पुष्टि की जाती है, वेरिफिकेशन या स्वीकृति की जाती है। उसके बाद वो प्रस्ताव है, वो संशोधन है, वो प्रस्तावित मतलब संशोधन माना जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में संशोधन बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। जैसा कि आपको पता हो, विश्व का सबसे कठोरतम संविधान की बात करें तो अमेरिका और लगभग उससे थोड़ा सा निम्न का है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड की भी बात आती है। तो अब दोनों में संविधान में कठोरता किस प्रकार से है वो हमें समझना है, क्योंकि एग्जाम के लिए एक अति आवश्यक और मोस्ट हो जाता है, इसलिए आपको ये समझना है। तो फिलहाल हम सबसे पहले अमेरिका की संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संशोधन प्रक्रिया। अब किसमें संशोधन कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बात करी, हम इनके दोनों के अलग अलग संविधान हैं, उनके संशोधन के बारे में बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अमेरिका के संविधान में संशोधन के लिए उसके संविधान की 5वीं धारा है। कौन सी धारा है? 5वीं। वैसे आपको पता होगा अमेरिकी संविधान में टोटल 7 धारा हैं। तो अमेरिकी संविधान में जो 5वीं धारा है वो किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन से संबंधित है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ये आता है कभी कभार कि अमेरिकी संविधान में संशोधन किया जाता है, वो उसकी धारा 5 के तहत किया जाता है, लेकिन वे कौन सी धारा है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, भले कोई प्रक्रिया हो संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ध्यान रखना है, संविधान की प्रथम, ठीक है ना, यहाँ पे अच्छे से क्लियर समझ लेना, संविधान की प्रथम धारा की उपधारा यानी सब टाइटल होता है उसमें, उपधारा 9वीं उपधारा कौन सी है? 9वीं उपधारा के पहले व चौथे प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमेरिकी संविधान की किस धारा के अंतर्गत किस तरह से संशोधन होता है, तो वो 5वीं के अंतर्गत वर्णन किया गया है। और अमेरिकी संविधान की धारा 1 की उपधारा 9 के जो प्रावधान है 1 और 4, उसके प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों? तो ये जो प्रावधान है उसके संबंध में ये भी कहा है कि संबंधित राज्य की अनुमति के बिना किसी राज्य को उसके सीनेट में प्राप्त प्रतिनिधित्व या मतदान से वंचित नहीं किया जा सकता। ओके, तो अब फिलहाल हम बात करते हैं कि ये जो संशोधन है वह 2 प्रकार से होता है। संशोधन 2 प्रकार से होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। तो 2 प्रकार होते हैं जो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो होता है संविधान संशोधन को प्रस्तावित करना। क्या करना? प्रस्तावित करना। और दूसरा तरीका है संशोधन का अनुसमर्थन। अनुसमर्थन को, स्वीकृति को, पुष्टि को, ठीक है ना, ये इसमें आएगा। तो हम बारी बारी से समझ रहे हैं कि पहले संविधान में संशोधन प्रक्रिया के तौर पहले प्रस्तावित किया जाता है और फिर संशोधन होता है। तो पहले प्रस्तावित कैसे किया जाता है वो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो
यहाँ पे बताई गई है व्यवस्था के अंतर्गत संशोधन दो में से किसी एक पद्धति के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन प्रस्तावित करने के भी दो तरीके हैं। प्रस्तावित करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है, यहाँ देखो, संशोधन को बदलना है या प्रस्तावित करना है। तो संशोधन को जब बदला जाता है या प्रस्तावित किया जाए तो प्रस्तावित करने के, यानी मान लीजिए जैसे मुझे संशोधन, मैं एक देश हुआ, मुझे संशोधन करना है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। संशोधन को प्रस्तावित करने के भी दो तरीके होते हैं, वो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो जो दो तरीके से हो रहा है उसको मैंने यहाँ पे पहले अभी नोट कर लिया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा कि कैसे आपको देख के समझना है। देखिए, तो पहले प्रस्तावित होगा, फिर समर्थन होता है, इसकी पुष्टि होती है। तो अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए जो प्रस्तावित हैं वो दो तरीके हैं। पहला, कांग्रेस के जो दोनों सदन हैं, कांग्रेस के जो दो सदन होते हैं, जैसे अपने यहाँ पे संसद बोलते हैं वहाँ पे कांग्रेस बोलते हैं, तो जो इसके दो सदन हैं उसके द्वारा, उसके जो सदस्य हैं उसके द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव है वो पारित किया जाए। पहला तो ये तरीका है संशोधन प्रस्तावित करने का। दूसरा तरीका क्या है कि संघ के जो राज्य, अमेरिका संघ के जो 50 राज्य हैं उनके विधानमंडलों द्वारा ऐसा ही प्रस्ताव 2/3 बहुमत, जितने विधानमंडल है उसका 2/3 विधानमंडलों के द्वारा पारित कर कांग्रेस को संशोधन के लिए क्या करे, प्रस्तावना प्रार्थना करें। जैसे मान लीजिए 50 राज्य है अमेरिका के, तो 50 का जो 2/3 राज्य है वे राज्य इकट्ठे होकर कांग्रेस के पास आए और कहे कि हमें संविधान में बदलाव करना है, तो ऐसा प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। यानी दो तरह का प्रस्ताव स्वीकार हो गया। अब इन प्रस्तावों को पास कैसे किया जाए या कैसे पुष्टि होती है ताकि संशोधन वैलिड माना जाए। तो पहला, संघ के 3/4, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रस्ताव लाने के लिए तो 2/3 की जरूरत होती है और समर्थन के लिए 3/4, ये इंपॉर्टेंट है। संघ के 3/4 संघ के राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। मतलब मान लीजिए कि कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्ताव लाया गया 2/3 बहुमत से पास करके, उस प्रस्ताव को अमेरिका के जितने राज्य हैं उन राज्य का 3/4 राज्य, मतलब वहाँ की विधानमंडल अगर प्रस्ताव को समर्थन दे दे तब वह संशोधन मान्य हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव लाया जाए कांग्रेस के द्वारा और उस प्रस्ताव को अमेरिका के टोटल राज्य का 3/4 राज्य की विधानमंडल स्वीकार करे तो वो वैलिड हो जाएगा, उसकी पुष्टि हो जाएगी। या दूसरा तरीका, इस कार्य के लिए, यानी भले इसके लिए प्रस्ताव लाया गया हो या विधानमंडलों के द्वारा कहने पर कांग्रेस के द्वारा प्रस्ताव लाया गया हो, ऐसा प्रस्ताव है, यानी वो प्रस्ताव जिसमें संशोधन करना हो, तो इस कार्य के लिए राज्य में आमंत्रित किए गए सम्मेलनों के द्वारा 3/4, फिर क्या होता है, इसका मतलब है कि ऐसे प्रस्ताव को पास करना है तो हर राज्य में सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं और इस सम्मेलन में जनताओं से डायरेक्टली राय भी ली जाती है। तो जितने राज्य हैं उन राज्यों में हर एक में सम्मेलन आयोजित होगा और उन सम्मेलनों का 3/4 सम्मेलन जो है वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले, पुष्टि कर ले तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ये होता है अमेरिकी संविधान में संशोधन के तरीके। बहुत ही इजीली था, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। अब बारी आती है कि अमेरिकी संविधान में जो संशोधन है वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया अपनाई गई है, क्योंकि इस तरह से प्रस्ताव को प्रस्तावित करना और समर्थन लेना मुश्किल होता है। अब बात करें कि संविधान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं। ये कुछ स्पेशल बातें हैं जो आपको कह रहा हूँ। फिर स्विट्जरलैंड की शुरुआत करते हैं। तो अमेरिकी संविधान में संशोधन के संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं है और संविधान में संशोधन के प्रस्ताव पर पुष्टि के लिए ध्यान रखिएगा, राज्य के यानी वो संघ के जो राज्य हैं अगर एक बार कहे कि नहीं मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूँ, ठीक है, तो फिर वापस वो बदल के कह सकता है कि हाँ मैं इस स्वीकृति के लिए अपनी हामी भरता हूँ। एक बार ना करने के बाद हाँ कह सकता है, लेकिन अगर संविधान संशोधन एक बार अगर राज्य ने कहा कि हाँ मेरा स्वीकृति, मेरी अनुमति है, इसके बाद में वापस अपनी अनुमति नहीं ले सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण रखा गया है। अब एक इम्पोर्टेंट और बात रखें कि अमेरिका में क्या होता है कि संशोधन के लिए कुछ समय डिसाइड होता है। कांग्रेस कहती है कि राज्यों को कहती है कि आपको
इस निश्चित समय के अंदर संशोधन है वो करके देना है। तो इनका जो निश्चित समय लगभग 7 वर्ष के आसपास होता है कि 7 वर्ष या कोई ऊपर नीचे भी होता है। जैसे प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा भेजा और राज्यों को कहा गया है कि आपको इतने समय में इसको समर्थन देना होगा। तो इस तरह से ये संशोधन करने के प्रस्ताव के समय सीमा भी बंधित की गई है। और संशोधन करने के जो प्रस्तावित किया जाता है तो इसके लिए 3/4 राज्यों की अगर स्वीकृति न मिले, ठीक है ना, स्वीकृति न मिले या 3/4 राज्यों के द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान न की जाए तो वह संशोधन है वो नहीं होगा, पारित समझा भी नहीं जाता है। इस तरह से अगर बात करें तो अमेरिकी संविधान में संशोधन के लिए बहुत बार प्रयास होता है लेकिन वह पूरी तरह से पारित नहीं हो पाता। बात करें अमेरिका में 17वां जो संशोधन करवाना था उसके लिए ये प्रस्ताव 198 बार ऐसे प्रस्ताव आए लेकिन पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन 198 या 99 वाला संविधान संशोधन प्रस्तावित आया था तब जाके संशोधन हुआ था। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो अमेरिकी संविधान में संशोधन को बताते हैं कि अमेरिकी संविधान में संशोधन बहुत ही टफ रहता है। ओके, अब बात करते हैं स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन कैसे होता है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट था ना आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन कैसे होता है वो भी समझ लीजिए क्योंकि दोनों में कुछ चीज़ें हैं वो कॉमन है और काफ़ी हद तक अंतर भी है, तो वो हम समझ लेते। तो अब वो 3 प्रश्न जो आपसे पूछने वाला था, तो पहला मुझे बताना है कि जो कश्मीर भारत का एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो कौन सी धारा के तहत दिया गया था। कश्मीर को भारत के हिस्से के रूप में रखा गया था लेकिन विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई थी। पंचायती राज की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें जो मतलब तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में आप मुझे बताइएगा कि जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। 3 प्रश्न आपके लिए क्विज कंपटीशन के, जल्दी दीजिएगा, आगे वाले वीडियो में आपका अनाउंसमेंट, आपका इंट्रोड्यूस होगा। तो अब बात करते हैं स्विस संविधान में संशोधन प्रक्रिया। ठीक है ना। तो अब इसमें भी हम इसको 2 तरह से बांटेंगे। पहले की तरह तो क्या होगा कि जो संशोधन है उसके प्रस्ताव तैयार होंगे, संविधान संशोधन का प्रस्ताव, संशोधन की स्वीकृति या पुष्टि। तो स्विट्जरलैंड में संविधान को संशोधन करने से पहले तो प्रस्तावित किया जाता है, परफॉर्मा प्रस्तावित किया जाता है और प्रस्तावित करने के तरीके अलग होते हैं, उसको पास करने के यानी समर्थन देने के भी तरीके अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अमेरिका में संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होता है। संशोधन 2 प्रकार से होता है। संशोधन 2 प्रकार से कैसे होता है, एक तो होता है पूर्ण संशोधन, अमेरिकी संविधान को बदलने का एक तो पूरा ही संविधान बदल दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आंशिक संशोधन, यानी संविधान तो वही रहेगा, इसमें आंशिक रूप में यानी थोड़ा सा किसी कोई धारा वगैरह ऐसे संशोधन कर सकते हैं। तो अमेरिकी संविधान में संशोधन 2 तरह से होता है। और ध्यान रखिएगा कि संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 192 से 195 के मध्य किया गया है। तो ये मैं यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ, अनुच्छेद 192 से 195 के अंतर्गत कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जाएगा। तो अब ये पूछा जाए कि अपने स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन की व्यवस्था की जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है, 195 से 192 से 195 के अंतर्गत। अब इसमें ध्यान रखिएगा जो महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, संशोधन की प्रस्तावना, ठीक है ना, या हम कहें आरंभक, और द्वितीय होता है संशोधन की पुष्टि करना। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डीपली बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन के प्रस्ताव में लोक निर्णय का प्रावधान है। संशोधन प्रस्ताव का प्रारंभ जनता की पहल पर आरंभक के द्वारा किया जाता है। पहला तो क्या होगा, जनता की पहल पर
आरंभक द्वारा प्रस्ताव तैयार द्वारा संशोधन प्रस्तावित। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। पहला तरीका ये हो गया कि वहाँ की जनता के द्वारा भी डायरेक्टली रूप में संविधान संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत फिर दूसरा यहाँ पे अपनाया गया है कि अगर संविधान संशोधन है वो जनता के आरंभ के द्वारा किया जाता तो लोक निर्णय या जनमत और आरंभ के संविधान संशोधन के प्रसंग में इस प्रकार का अनुसमर्थन किया गया है। इसका उल्लेख 138 से 142 के अंतर्गत किया। इस अनुच्छेद 132 में संशोधन प्रक्रिया के संबंधित हैं। अब यहाँ पे 138 से 142 है, इसके अंतर्गत इनके बारे में कहा गया है। अब ये तो मेन रूप में कैसे होगा, अब आरंभक का यूज किया जा सकता है, इसके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। तो संविधान में संशोधन के दौरान पहले प्रस्ताव तैयार किया जाता है। ठीक है, और प्रस्ताव तैयार करने के बाद उसको पुष्टि की जाती है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, पुष्टि होती है और स्वीकृति होती है। अब इसको थोड़ा सा इधर रख दीजिए और याद में हम पुष्टि की बात करेंगे, लेकिन आंशिक रूप में संविधान संशोधन कैसे होता है। ठीक है ना, आंशिक संशोधन ये ध्यान रखिएगा, और इधर ध्यान रखिएगा पूर्ण संशोधन कैसे होता है वो ध्यान रखिएगा। तो पहली बात करें तो ध्यान रखिएगा कि अगर स्विट्जरलैंड की स्विच जनता, अगर 1 लाख स्विट्जरलैंड के मतदाताओं के द्वारा अगर संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव आए तो संविधान के प्रस्ताव पर बहस होती है। यानी स्विट्जरलैंड के 1 लाख लोग अगर संविधान में संशोधन करने को लेकर प्रस्ताव प्रस्तुत करें तो वो प्रस्ताव प्रक्रिया आगे बढ़ती है, पूर्ण हो या आंशिक हो, दोनों के लिए यही कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है अनुच्छेद 193 में। अनुच्छेद 193 में कहा गया कि 1 लाख लोग अगर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाए तो वह प्रस्ताव आगे मान्य होगा, और इसके लिए संघीय संसद के किसी एक सदन के द्वारा या संघीय संसद के आदेश से ऐसा किया भी जा सकता है। ये प्रस्ताव 2 परिस्थितियों में लोक निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। एक तो कि सीधा जनता के द्वारा 1 लाख सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया तो प्रस्ताव मान्य होगा। अब इसके संबंध में लोक निर्णय भी लिया जा सकता है। क्या? लोक निर्णय। मान लीजिए लोक निर्णय 2 परिस्थितियों में आएगा। यहाँ पे लोक निर्णय है वो 2 परिस्थितियों में। अब ये आप कह दें कि वहाँ पे लोक निर्णय है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण, तो स्विस जनता के 1 लाख सदस्य के द्वारा अगर ऐसा प्रस्ताव लाया जाए तो लोक निर्णय की व्यवस्था क्या होगी। तो लोक निर्णय यहाँ पे 2 परिस्थितियों में होगा। पहली परिस्थिति बताएं, यदि प्रस्ताव संघीय संसद के किसी एक सदन या संघीय शासन के द्वारा प्रस्तावित किया जाए और उसके संबंध में दोनों में मतभेद हो जाए। क्या हो कि स्विस जनता के द्वारा प्रस्ताव लाया गया 1 लाख मतदाताओं के द्वारा, और ये प्रस्ताव संघीय संसद में रखा गया, लेकिन वहाँ पे दोनों में मतभेद हो गया, संघीय संसद के 2 सदन है, दोनों में मतभेद हो गया, तब उस प्रस्ताव पर लोक निर्णय लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? लोक निर्णय लिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन है कि यदि संशोधन का प्रस्ताव 1 लाख मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित किया गया तो जनता के सम्मुख स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। तो फिर अगर बाकी संघीय संसद में मतभेद है तो ये प्रस्ताव 1 लाख मतदाताओं के द्वारा लाया जाता है, फिर उसको उन जनता के सामने ही प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है स्वीकृति के लिए। अगर वो जनता उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर देती है तो ये पुष्टि मानी जाती है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात ये करें कि जिन 2 परिस्थितियों में प्रस्ताव लोक निर्णय के लिए भेजा जाता है उनमें जनता बहुमत के आधार पर निर्णय करती है। जैसे 1 लाख के द्वारा भेजा गया था, अब लोक निर्णय के अंदर जनता से पूछा जाएगा कि प्रस्ताव को स्वीकार करे या नहीं। तो ये तो प्रस्ताव बना, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, इस प्रस्ताव को स्वीकार या हम कहें पास करने के लिए क्या होता है, ये प्रस्ताव जनता के पास भेजा जाएगा, और जनता के बहुमत से, अगर जनता अपने बहुमत से स्वीकार कर ले, क्या कर ले? स्वीकार कर ले, तो ये प्रस्ताव मान्य माना जाएगा। ये तो हो गया पूर्ण संशोधन करना हो तब। अब पुष्टि के अंदर हम बात करें कि आंशिक संशोधन करना हो, थोड़ा सा इस संविधान को बदलना हो तो प्रक्रिया क्या होगी। तो इसके अंदर कहा गया कि आंशिक संशोधन का तात्पर्य संविधान के किसी एक भाग या
उपधारा में संशोधन करना हो तो आंशिक संशोधन के लिए भी एक सदन द्वारा, संघीय शासन द्वारा या 1 लाख मतदाताओं के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जा सकता है। समझ में आ रहा होगा। ऐसा प्रस्ताव कब लाया जाएगा? या तो एक सदन के द्वारा लाया जा सकता है या पूरी संघीय व्यवस्था, यहाँ पे ये लिखा गया है संघीय शासन के द्वारा। क्या लिखा गया है? संघीय शासन के द्वारा प्रस्ताव लाया गया हो या स्विच की 1 लाख मतदाताओं द्वारा। तो अब ये ध्यान रखना है कि आंशिक संशोधन के लिए प्रस्ताव कौन कौन ला सकता है। या तो एक सदन के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है या संघीय शासन के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है या 1 लाख मतदाताओं के द्वारा ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। तो ये प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया। अब इसकी पुष्टि कैसे होगी? तो इसकी पुष्टि के बारे में कहा गया है कि यदि यह प्रस्ताव संघीय संसद के एक सदन के द्वारा या संघीय शासन द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तो इस पर संघीय संसद के दोनों में अगर मतभेद हो जाता है, अगर एक सदन के द्वारा लग गया और जो दूसरा सदन है इनके मध्य मतभेद हो गया, तो फिर इसको पास करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? लोक निर्णय की। किसकी जरूरत पड़ेगी? यानी आम जनता की राय मानी जाएगी। ठीक है। और इसी तरह से 1 लाख मतदाताओं के द्वारा आंशिक संशोधन की प्रस्तावना अगर प्रस्तुत की जाए संघीय संसद के द्वारा, अगर मतभेद हो जाए इनके मध्य तो लोक निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अगर 1 लाख मतदाताओं के द्वारा अगर ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है, 1 लाख मतदाताओं के द्वारा संशोधन करने का प्रस्ताव लाया जाता है, फिर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है तो इसमें इस संशोधन को प्रस्तुत मतलब पास करने के लिए 2 तरीके हैं स्वीकृति देने के लिए। पहला है सविन्यास आरंभक। क्या है? सविन्यास आरंभक। सविन्यास आरंभक और दूसरा है अविन्यास। सविन्यास का मतलब ये होता है कि जनता संविधान से संबंधित संशोधन का प्रस्ताव खुद तैयार करेगी और संघीय संसद के सामने प्रस्तुत करेगी। तो 1 लाख मतदाताओं के द्वारा प्रस्ताव लाया गया तो ऐसा प्रस्ताव है वह संघीय जनता के द्वारा ही प्रस्ताव तैयार किया जाता है और प्रस्ताव को संघीय संसद के समक्ष भेज दिया जाता है। ठीक है। और अविन्यास आरंभ का मतलब है जनता एक विशेष संख्या में इकट्ठी होकर इस तरह के प्रस्ताव को या संशोधन करने के प्रस्ताव को खुद संघीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी, हमें संविधान में संशोधन करना है, तो ये प्रस्ताव आगे जाके पास होता है। तो अब ध्यान रखिएगा कि संघीय संसद अगर विधेयक तैयार करे तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? 139 अनुच्छेद है। अब बात करते हैं कि ये प्रस्ताव जब लाया जाता है तो अब स्वीकृति कैसे होती है, इसको एक बार वापस दोहराना चाहूँगा। तो ध्यान रखना, संशोधन प्रक्रिया का दूसरा चरण संशोधन की पुष्टि है। क्या है? पुष्टि है। चाहे पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव हो या आंशिक संशोधन का प्रस्ताव हो, संशोधन के पुष्टिकरण के लिए एक ही प्रक्रिया अपनाई गई है। अब फाइनली वापस दोहरा रहा हूँ कि दोनों तरह के अगर प्रस्ताव लाए जाते हैं तो प्रस्ताव स्वीकार कैसे होंगे? तो स्वीकार का एक ही तरीका है, ठीक है ना, वो है कि संशोधन पुष्टि के लिए लोक निर्णय पे रखा जाता है। बस ऐसे प्रस्ताव को कैसे स्वीकार किया जाएगा? लोक निर्णय के लिए। यानी प्रस्ताव भले इनके द्वारा लाया गया हो, आंशिक संशोधन के लिए हो या पूर्ण संशोधन के लिए हो, इनकी पुष्टि है वह लोक निर्णय के द्वारा होती है। आम जनता के द्वारा उस पर मतदान करवाया जाता है और अगर बहुमत से मिल जाए तो वो संशोधन मान्य हो जाता है। तो ये होता है पुष्टि। और पुष्टि का तरीका बहुत ही टफ भी रखा गया कि ऐसा नहीं हो पाता है कि आम जनता बहुमत से राजी हो जाए। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा? आज की वीडियो में हमने जाना है कि अमेरिकी संविधान में संशोधन कैसे होता है और स्विच के संशोधन कैसे होता है। मुझे लग रहा है कि अगर आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, अगर ऐसा लगे कि स्विच वाला समझ में नहीं आया है क्योंकि शायद मैं थोड़ा स्पीड लेकर पढ़ा दिया गया हो, तो अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दीजिएगा, आपके लिए एक नया वीडियो वापस बना दिया जाएगा। अब बात करें, संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है और इसके लिए ये इतनी जटिल है कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये इसमें बात कही गई है, लेकिन संशोधन में आम जनता की भागीदारी, संविधान में संशोधन के लिए आम जनता की भागीदारी ली जाती है तो अव्यवहारिक होता है और संविधान एक खिलौना बन जाता है। लेकिन अभी दोनों में बात करें तो दोनों अमेरिका दोनों के संविधान में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों में पहले प्रस्ताव लाया जाता है और इसके बाद प्रस्ताव की स्वीकृति होती है। तो दोनों में संशोधन करने के 2 तरीके होते हैं और इसलिए, लेकिन स्विट्जरलैंड में एक थोड़ा अलग है कि इसमें आंशिक और पूर्ण संशोधन होता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं। अमेरिका में संविधान में सिर्फ आंशिक संशोधन ही होता है। तो आज की वीडियो में हमने जो बात करी है इसको लेकर कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज वीडियो को लाइक, शेयर और खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।